आज की क्लास में हम कोसिकेंट फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? कोसिकेंट फंक्शन का इन्वर्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोसिकेंट फंक्शन दे दिया। ठीक है सर जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार इस कोसिकेंट फंक्शन का प्रांत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर प्रांत का मतलब होता है कि भाई हम कोसिकेंट के अंदर कौन कौन से एंगल ढाल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, बताइए फिर कोसिकेंट फंक्शन का प्रांत क्या होता है भैया? क्या हम सारे एंगल इसके अंदर ढाल सकते हैं? आप कहेंगे सर कोसिकेंट जो है ये साइन का उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का, है ना। अब देखिए साइन जो है वो जीरो कहाँ कहाँ पे देता है? तो आपके आंसर साइन जो है वो जीरो हमें देता है 0 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि जीरो का अगर हम उल्टा करेंगे तो वो अपरिभाषित बनेगा, है ना। तो साइन जो है वो जीरो देता है 0 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर, है ना। ऐसे ही फिर 360 में वापस से 180 जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? साइन जीरो आपको कहाँ कहाँ देता है बेटा? साइन जीरो आपको यहाँ पर देता है, फिर यहाँ पर देता है, फिर वापस से यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर, इस तरीके से चल जाता है। यानी कि साइन जो जीरो हमें देता है वो 180 के पहाड़े पर देता है बेसिकली, है ना। 180 के मल्टीपल पर हमें जीरो देता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कोसिकेंट की जगह कोई भी एंगल ढाल सकते हो, कोनो समस्या नहीं है। समस्या कब है? जब आप कोसिकेंट में पाई का मल्टीपल का कोई एंगल ढालें। क्योंकि कोसिकेंट में अगर आप पाई के मल्टीपल का कोई एंगल ढालेंगे ना तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। सेकेंड में अगर आप पाई का मल्टीपल का कोई एंगल ढालते हैं ना तो वो जीरो रिटर्न करता है। अब जीरो का अगर हम उल्टा करें तब तो वो अपरिभाषित ही होता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि कोसिकेंट के अंदर अपन कोई भी एंगल ढाल सकते हैं लेकिन पाई का मल्टीपल नहीं डाल सकते। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? इसका प्रांत हो जाएगा सर सारे के सारे रियल नंबर्स माइनस, यानी कि कोई भी आप एंगल ढाल लो लेकिन क्या मत ढालना आप सर जी? एन पाई मत ढालना, जहाँ पे एन क्या है? एन इंटीजर है। समझ में आ गई? तो कोसिकेंट फंक्शन का प्रांत हमारा ये हो गया। ठीक है सर, सहप्रांत हमारा रियल नंबर का सेट हो गया भैया, है ना। ठीक है सर जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा। तो प्रांत हमारा ये बन चुका है और सहप्रांत हमारा ये बन चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये फंक्शन इस प्रांत और सहप्रांत के लिए व्युत्क्रमणीय है? तो आप कहेंगे सर व्युत्क्रमणीय को हमें चेक करना पड़ता है। व्युत्क्रमणीय होने के लिए दो चीज़ें होनी जरूरी होती है। एक तो एकैकी होना जरूरी होता है और एक आच्छादक होना जरूरी होता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। अब कैसे चेक करोगे वो देख लो। उसके लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे भैया। तो कोसिकेंट फंक्शन का पहले ग्राफ बना लेते हैं। कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप साइन फंक्शन का ग्राफ बना लें। ठीक है, साइन फंक्शन का पहले आप ग्राफ बना लें, उसके बाद कोसिकेंट फंक्शन का अपने आप ही ग्राफ बन जाएगा। तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? इसको पाई/2 मान लें, इसको पाई, इसको 3 पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई। इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में -पाई/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई/2 और ऐसे ही चलता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में भी। ठीक है, है ना। अब साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? साइन 0 पे आपको 0 रिटर्न करता है, साइन 90 पे आपको 1 रिटर्न करता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी। समझ में आई? ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाना अच्छी तरह से। तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ बनता है। हमें बनाना है किसका? कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ। तो कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले साइन फंक्शन का ग्राफ बना लिया, उसके बाद साइन फंक्शन का ग्राफ जहाँ जहाँ से उठा हुआ है ना उसको उल्टा कर दो वहाँ वहाँ से। जैसे ये ग्राफ यहाँ पे उठा हुआ है तो इसको यहाँ से उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे। इस पाई से मिला मत देना बेटा। क्यों? क्योंकि पाई के मल्टीपल पे अप्रभाषित है ना, इसलिए। ठीक है, जैसे एन के जगह आपने जीरो ढाला तो इसका मतलब ना तो आप जीरो के साथ इसको मिला सकते हैं, है ना। एन की जगह 1 डाला तो इसका मतलब ना तो आप पाई के साथ इसको मिला सकते हैं, ना ही 2 पाई के साथ आप मिलाएंगे। समझ रहे हैं? ये चीज़ है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह बना देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ से भी ग्राफ उठा हुआ है, तो इसका भी उल्टा कर दो। 2 पाई से मिला मत देना बस इसको, क्योंकि 2 पाई पर ये अपरिभाषित होता है इसलिए। समझ रहे? उल्टी कटोरियाँ बन जाएंगी ये बेसिकली। आई बात समझ में? नीचे की तरफ भी ऐसे ही। यहाँ पर भी ऐसे बना दो। समझ में आ गई? अब जो साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया था उसको मिटा दो भैया। तो ये जो आपका ग्राफ बन के तैयार हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा कोसेकेंट फंक्शन का एक टुकड़ा बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये अकैकी है या नहीं है। तो बताओ भाई, क्या ये फंक्शन इस प्रांत और इस सप्रांत के लिए अकैकी है या नहीं है? तो आपके से साफ साफ दिख रहा है अकैकी नहीं है। अकैकी नहीं है। क्यों अकैकी नहीं है? क्योंकि अगर मैं कोई भी क्षैतिज रेखा खींचूंगा, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये क्षैतिज रेखा खींच ली, तो एक क्षैतिज रेखा तो ऐसी मिलेगी मिलेगी जो इस ग्राफ को इस प्रांत में एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटे। जैसे ये देखो, ये क्षैतिज रेखा मैंने खींची, इस क्षैतिज रेखा ने इस ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पर काटा। एक यहाँ पे, 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 है ना? ऐसे बहुत सारे पॉइंट पर काटती जाएगी, काटती जाएगी। अगर हम इस प्रांत में देखें तो अनगिनत पॉइंट पे काटेगी। ठीक है, तो अगर आपको एक भी क्षैतिज रेखा ऐसे मिल जाती है जो उस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटे, तो वो फंक्शन अकैकी नहीं होता है। तो यहाँ पर तो हमें पहले ही क्षैतिज रेखा ऐसे मिल गई, तो अकैकी नहीं है। ठीक है भाई, अकैकी तो नहीं है। क्या ये फंक्शन इस प्रांत और इस प्रांत के लिए आच्छादक है या नहीं है? आच्छादक कैसे पता करेंगे? आच्छादक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सहप्रांत और परिसर का। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने सहप्रांत लिया है और जो इसका परिसर है, क्या वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन का सहप्रांत क्या है? ये फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देगा? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन आपको एक से बड़ी और -1 से छोटी ये वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सब तो परिसर हमारा क्या हो गया? परिसर हो गया हमारा -∞, -1 यूनियन 1, ये हमारा परिसर हो गया। और हमने यहाँ पे सहप्रांत क्या लिया है? यहाँ पे हमने सहप्रांत लिया है रियल नंबर का सेट। तो क्या ये बराबर है? आपका आंसर नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि मैं सहप्रांत ये ले लेता ना, सहप्रांत अगर मैं ये ले लेता तब ये आच्छादक हो जाता, लेकिन सहप्रांत जो है ये मैंने रियल नंबर का सेट लिया है, इसकी वजह से ये आच्छादक नहीं हो पा रहा। तो कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो इस प्रांत और इस सहप्रांत के लिए ना अकैकी ना आच्छादक है, इसलिए व्युत्क्रमणीय भी नहीं है ना? वैसे आच्छादक निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अकैकी नहीं था तो आप सिंपली भी बोल सकते थे कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने निकाल के देख लिया। समझ में आ गई? अब आच्छादक कैसे बनाऊं इसको? अब इसको व्युत्क्रमणीय कैसे बनाऊं भाई? तो आप कहेंगे सर व्युत्क्रमणीय बनाने के लिए आपको अकैकी और आच्छादक दोनों बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आच्छादक का किस्सा खत्म करते हैं। अगर आपको आच्छादक बनाना है तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, जो सहप्रांत है ना, सहप्रांत को परिसर के बराबर ही लेके चलिए। ये जिसको मैंने कलर किया ना, इसको आप सहप्रांत मान के चलिए। रियल नंबर के सेट को सहप्रांत मानेंगे तो आच्छादक नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको सहप्रांत मान के काम करेंगे फिर आच्छादक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका ये मतलब हुआ कि भैया अगर मुझे इसको व्युत्क्रमणीय बनाना है तो मुझे परिसर जो सहप्रांत है वो इसको लेना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा हूँ, सहप्रांत अपने को किसको लेना पड़ेगा बेटा? इसको लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो आच्छादक होगा। ठीक है, अगर हम इसको सहप्रांत लेंगे तब वो आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक का काम खत्म। अब अकैकी कैसे बनाएंगे? अकैकी बनाने के लिए आपको पूरा ग्राफ नहीं लेना, ग्राफ का एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, और ग्राफ का ऐसा टुकड़ा लेना है जिसका परिसर ये हो। ठीक है ना? ग्राफ का ऐसा टुकड़ा लेना है जो जो ग्राफ हमें ये वैल्यू रिटर्न करता हो। समझ रहे हो? तो भैया ग्राफ का कौन सा टुकड़ा लूं जिससे कि वो अकैकी हो जाए और जो आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रिटर्न करता हो? ऐसा ग्राफ का कौन सा टुकड़ा लेना लेना चाहिए? सोचो और बताओ। वीडियो पोस्ट करो, खुद ब खुद सोचो और बताओ। सोचो। इतना मैं यहाँ से साफ करता हूँ थोड़ा सा। कौन सा टुकड़ा मैं लूं जिससे कि ये अकैकी हो जाए? अब आप में से कई बच्चे कह देंगे सर ये वाला टुकड़ा ले लो, लेकिन बेटा अगर मैं ये वाला टुकड़ा ले लूंगा तो ये अकैकी तो है ही नहीं ना। ठीक है ना? क्योंकि ये क्षैतिज रेखा खींचूंगा वापस से 2 पॉइंट पे काट देगी। ठीक है, फिर आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर एक काम करो, सिर्फ इतना टुकड़ा ले लो, आधा, ये वाला टुकड़ा, है ना? क्योंकि अगर आप इतना टुकड़ा लोगे तब ये अकैकी हो जाएगा। बेटा इतना टुकड़ा अगर मैं लूंगा तब ये अकैकी तो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है।
लेकिन फिर ये आच्छादक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए मुझे वो टुकड़ा लेना है जो हमें ये वैल्यू रिटर्न करे। समझो, ये तो हमें 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी को माइनस 1 वाला तो रह ही गया, तो इतना इतना टुकड़ा भी नहीं ले सकता हूँ मैं। और क्या करूँ फिर बताओ। तो आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर आप एक काम करो, आपको ये आंसर चाहिए ना आच्छादक बनाने के लिए, है ना, आपको ऐसा टुकड़ा चाहिए जो आपको 1 से इन्फिनिटी तक के भी वैल्यू देता हो और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक की भी वैल्यू आपको देता हो। तो आप एक काम करो, आप ये वाला टुकड़ा ले लो। समझ लो, आप एक काम करो, आप ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, इस ग्राफ में ये दो टुकड़े ले लो। अगर आप इस ग्राफ में ये दो टुकड़े लेते हो तब ये अकैकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मुझे कोसिकेंट फंक्शन को व्युत्क्रमणीय बनाना है, अगर मुझे कोसिकेंट फंक्शन को व्युत्क्रमणीय बनाना है तो मुझे प्रांत क्या लेना पड़ेगा, मुझे प्रांत लेना पड़ेगा -π/2 से π/2 का, π/2 के बीच का। ठीक है, -π/2 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है सर जी, क्योंकि -π/2 पे हमें रिजल्ट दे रहा है तो इंक्लूडेड है ना। लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है बेटा, ये ध्यान देना, क्योंकि जीरो पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, जीरो पे ग्राफ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि -π/2 से π/2 के बीच का अपने को प्रांत लेना है, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं करना। तो हम लिखेंगे कैसे, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। समझे। तो अगर हम ये प्रांत लें और सप्रांत हम क्या लें, सप्रांत हम इसी परिसर को लें। ठीक है, तो अगर हम ये प्रांत लें और सप्रांत हम क्या ले लें, सप्रांत हम ले लें -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। अगर हम ये प्रांत लें और ये सहप्रांत लें तब हमारा कोसिकेंट फंक्शन व्युत्क्रमणीय हो जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन इस प्रांत और इस सहप्रांत के लिए एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है मतलब, एग्जिस्ट करता है इसका ये मतलब है कि कोसिकेंट इनवर्स जो फंक्शन होगा उसका प्रांत हो जाएगा हमारा -∞, -1, उल्टा हो जाता है ना, यूनियन 1, इन्फिनिटी से लेकर के -π/2, 0 यूनियन 0, π/2, और जीरो को इंक्लूड नहीं कर रखा अपने ने। समझ में आ गई मेरी बात, ये चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन है उसका प्रांत हम हमेशा ये मान के चलेंगे और सप्रांत हम इसको लेकर चलेंगे हमेशा। समझ में आ गई। और इसी को हम बोलते हैं कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन की मुख्य शाखा। क्लियर है, समझे। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, क्लियर हो गया। अब हम कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिए कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ, कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ। अब कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कोसिकेंट का ग्राफ बना लो। तो कोसिकेंट का ग्राफ मैं सिर्फ उतना ही टुकड़ा लूंगा जितना कि मुझे कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। मैं सारा कोसिकेंट का ग्राफ का टुकड़ा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उतना ही टुकड़ा लूंगा जिसको हमने यहाँ पे शेडेड किया था। सिर्फ इतने टुकड़े को लेकर के हम ग्राफ बना लेंगे कोसिकेंट इनवर्स का, क्योंकि बाद में तो बाकी को मिटाना पड़ता है ना लास्ट में जाकर के। लास्ट में कोसिकेंट रिलेशन का ग्राफ बनता है, उसको फिर फंक्शन बनाने के लिए बाकी जो हिस्सा है उसको मिटाना पड़ता है। तो मैं काम करता हूँ, इसको आसानी से समझाने के लिए सिर्फ कोसिकेंट फंक्शन का यही वाला टुकड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया जी हमारे पास π/2 और ये हो गया सर हमारे पास -π/2। ठीक है, तो कोसिकेंट जीरो पे क्या होता है, आप कहेंगे सर कोसिकेंट जीरो पे होता है सर हमारा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित होता है तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, इसको लेट से मैं 1 बोल देता हूँ, इसको लेट से मैं -1 बोल देता हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा कुछ कोसिकेंट जीरो पे होता है हमारा अपरिभाषित ना, और कोसिकेंट 90 पे क्या होता है 1। तो ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, जिसको हमें ब्लैक से बनाया ना ऐसा। अच्छा जी, ऐसे ही जीरो पे तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, और 90 पे क्या होता है
-90 पे क्या होता है, -1। तो -90 पे -1 और 0 पर अप्रभाषित, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, किसका, कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ बना लिया। पूरा नहीं बनाया है, सिर्फ उतना ही टुकड़ा बनाया है जिससे कि हमारा कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बन जाए, है ना। तो ये हमने किसका ग्राफ बना लिया, कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ। अब कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। घुमा देते हैं, तो इसके लिए मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने इसकी कॉपी कर दी। अब मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। 90 डिग्री घुमाना है ना, 270, ठीक है। 270 देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको सर्कल में दिख रहा होगा 270। एक अब यहाँ पे यार, यहाँ पे देखो उड़ जाता है ना, अब दिख रहा है ना, 270 दिख रहा है ना। 360 में से अगर आप 90 घटाओगे तो 270 तो बचेगा। तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, घुमा दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम 180 डिग्री घुमा देते हैं इसको, ऐसे, ठीक है। 180 डिग्री हम इस तरीके से घुमा देंगे, घुमा देते हैं इसको। तो इसके लिए मुझे पेंट में लेके जाना पड़ेगा इसको, तभी घूमेगा, मुझसे ऐसे तो घूमेगा नहीं। तो ये मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया भाई। किसको 180 डिग्री घुमा दिया, इस ग्राफ को, ये इस ग्राफ को 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा कि जो आकृति देखो यहाँ पे बन रही थी ना, ये आकृति अपने को यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, देखो यहाँ पे बन रही है। और जो आकृति यहाँ पे बन रही थी वो आकृति हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, देखो बन रही है, ठीक है ना। ये हमारा एक्स अक्ष माना जाएगा अब की बार, और ये हमारा वाई अक्ष माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जो क्षैतिज रेखा होती है उसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं बेटा, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बन गया, या फिर कह लो कि कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। समझ रहे, मैंने इतना ही टुकड़ा क्यों लिया था, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। समझना कि हमने डायरेक्टली कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना दिया भैया, समझ में आ गई। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, आपको चीज़ें और भी समझ में आएंगी, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या सर, क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अभी बताते हैं आपको। तो हम कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या क्या ढाल सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन के अंदर हम -∞ से लेकर के 1 तक, -1 तक के अंक ढाल सकते हैं, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के अंक ढाल सकते हैं। समझो, ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा ना, ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है बेटा, ठीक है। प्रांत का ये मतलब होता है कि आप उसके अंदर क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो जिसके लिए वो ग्राफ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर, कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन के अंदर -∞ से -1 के बीच का कोई भी अंक ढालें और 1 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी अंक ढालें तो आपको वो वैल्यू देगा। -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं देता है। आप देख भी सकते हैं जो कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ बना है वो ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं बना है ना। -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के हिस्से में वो ग्राफ आपको नहीं दिखाई देगा, चाहे आप कितना ही ऊपर चले जाएं और कितना ही नीचे चले जाएं, ठीक है ना। तो ये तो इसका प्रांत हो गया। और वैसे भी हमें पता था कि कोसिकेंट इनवर्स का प्रांत क्या होता है। कोसिकेंट इनवर्स का प्रांत होता है -∞, -1 यूनियन 1, ठीक है भाई, प्रांत तो हो गया। अब इसका परिसर बता दीजिए, परिसर पूछ रहा हूँ, सहप्रांत नहीं। सहप्रांत तो आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। सहप्रांत का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा सेट लेना है जिसमें परिसर आ जाए, ठीक है। अब मैं आपसे परिसर पूछ रहा हूँ, सिंपल। परिसर माने कि ये ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है ना, आपको क्या क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न में क्या दे रहा है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमें क्या, हमें 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या, ये ग्राफ कभी 0 को टच करेगा, इस एक्स एक्सिस को टच करेगा, आप कहेंगे सर नहीं करेगा। आप देख भी सकते हैं टच नहीं करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि 0 को छोड़ करके -π/2 से π/2 के बीच का हमें हर एक एंगल प्रोवाइड कर देगा, लेकिन 0 प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि -π/2 से π/2 के बीच का हर एक एंगल दे देगा ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार -π/2, 0, और 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। -π/2 इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0, π/2। और हमें पता भी था कि यार कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का यही सहप्रांत होता है। सहप्रांत कह लो या परिसर कह लो, बात एक ही है बेटा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन तभी बनता है जब सहप्रांत और परिसर बराबर हो, है ना। तो चाहे आप इसको सहप्रांत कह लो चाहे परिसर कह लो, बात सेम ही बनेगी। तो ये हमने कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ भी बना लिया, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए।